आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेके आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और बेहतरीन नॉवेल की एक्सप्लेनेशन, क्रोकेट हाउस। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी लगी, ट्विस्ट एंड टर्न से भरपूर। तो सुनते हैं इस कहानी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम जानते हैं कि चार्ल्स सोफिया नाम की एक लड़की से बेहद प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। लेकिन सोफिया चार्ल्स से कहती है कि वो उसके परिवार में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उसके परिवार में बहुत ही अजीब गरीब तरह के लोग हैं। शायद इसीलिए इसके घर को क्रिकेट हाउस कहा गया है। ये अपने मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और एक आंटी यानी उसकी मौसी के साथ रहती है। सोफिया के एक छोटा भाई और एक छोटी बहन जोसेफीन भी है। जोसेफीन जो कि देखने में खूबसूरत नहीं है सोफिया की तरह, और वो हम लोग की कहानी की छोटी सी डिटेक्टिव है जो घर में घूम घूम कर कुछ स्पेशल नोट्स बनाएगी। और हम आगे कहानी में जानेंगे कि जोसेफीन का कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर रहा था। ये जो केस आगे आ रहा है जिसे हम लोग सब मिलके सॉल्व करेंगे, उसे सॉल्व करने में। खैर, इस बात तो कई साल बीत जाते हैं जब पहली बार मिले थे सोफिया और चार्ल्स। और तब चार्ल्स एक दिन पढ़ता है पेपर में कि सोफिया के जो दादाजी थे एरिस्टाइड लियोनाइट, उनकी मौत हो गई है। वो 88 ईयर्स के थे। लगता है चार्ल्स को कि उसे एक मेल करना चाहिए सोफिया को दुख व्यक्त करते हुए कि उसके दादाजी नहीं रहे। इसीलिए वो एक तार भेजता है। अगले दिन उस तार का जवाब भी आता है और सोफिया चार्ल्स से कहती है कि ठीक है, वह उससे कॉफ़ी पर मिलेगी। जब सोफिया चार्ल्स से मिलने आती है तो वो बहुत घबराई हुई है, उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही हैं और वह पहले की तरह नहीं लगती है चार्ल्स को। जैसे वो खुश मिजाज थी, जिंदा दिल थी, वो बहुत डरी डरी लग रही थी। धीमे धीमे इन सब चीज़ों का खुलासा होगा कि आखिर सोफिया उस दिन जब चार्ल्स से मिलने आई थी तो इतनी डरी हुई क्यों थी। वो बताती है चार्ल्स को कि वो बहुत छुपते छुपाते उससे मिलने आई है। चार्ल्स आश्चर्यचकित हो जाता है, बोलता है छुपते छुपाते क्यों आई हो? कहती है क्योंकि मेरे दादाजी की नेचुरल डेथ नहीं हुई थी, उनका मर्डर हुआ था। चार्ल्स कहता है 88 ईयर्स की उम्र में भला उनका मर्डर कौन करेगा? कहती है सोफिया कि ये तो अभी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने जो डेथ सर्टिफिकेट था उस पे हार्ट अटैक लिखने से मना कर दिया और अब उनका पोस्टमार्टम होगा और घर के हर सदस्य के ऊपर शक है। पोस्टमार्टम में आया है कि एस्पिरिन नाम के जिस जहर से दादाजी की मौत हुई है वो उनकी आई ड्रॉप में था। इससे दादाजी जो थे वो भयंकर डायबिटिक थे, उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे और वो इंसुलिन का इंजेक्शन उनकी पत्नी ब्रेंडा उन्हें लगाती थी। अब यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि 88 ईयर्स के इनके दादाजी थे जिन्होंने दूसरी शादी की थी सिर्फ 34 वर्ष की ब्रेंडा से। सबको शक है कि उनकी दूसरी बेहद हसीन और यंग वाइफ ने पैसों की लालच में आकर अपने पति की हत्या कर दी। उनकी इंसुलिन में एस्पिरिन यानी कि उनकी आई ड्रॉप डाल दी और उनको ब्लड में जब सीधे एस्पिरिन दी गई तब उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब तक ये पुष्टि नहीं हो जाती कि कत्ल ब्रेंडा ने ही किया था, घर के हर सदस्य के ऊपर शक है, उन्हें नज़रबंद रखा जा रहा है। और बोलती है सोफिया कि जब वो अभी चार्ल्स से मिलने आई है तब उसे ऐसा लग रहा है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। चार्ल्स आश्चर्य में पड़ जाता है। सोफिया उससे कहती है कि चार्ल्स उसकी मदद कर सकता है, जो चार्ल्स के पिता हैं वो बहुत बड़े कमिश्नर हैं, पुलिस में हैं। तो वो कहती है कि क्या वो चुपचाप से गुपचुप रूप से उसकी मदद कर सकता है ये जानने में कि खूनी कौन है। अगर खूनी पकड़ा नहीं गया तो हो सकता है सोफिया कभी भी चार्ल्स से शादी ना कर पाए। चार्ल्स कहता है कि वो पूरी की पूरी कोशिश करेगा किसी भी तरह सोफिया की मदद करने के लिए, क्योंकि चार्ल्स को सोफिया से बहुत प्यार था। अब इस नॉवेल के ऊपर मूवी भी बनी है जिसका पिक्चर आप ऊपर देख सकते हैं। पिक्चर में काफ़ी कुछ अलग दिखाया गया है कि कैसे चार्ल्स सोफिया से क्यों वो तैयार होता है केस को लेने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखाया गया है इसमें। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए चार्ल्स ने ये केस लिया था, क्योंकि जो एस्टेराइड लियोनाइट थे सोफिया के दादाजी, वो बहुत ही अमीर मिलियनर आदमी थे और जब वो इस शहर में आए थे तब उनके पास एक कौड़ी भी नहीं थी और उन्होंने अपनी मेहनत से अपने दिमाग के बलबूते इतना रुपया कमाया था। वो अपने पूरे परिवार को पाल रहे थे। उनके लड़के कोई बहुत सक्सेसफुल नहीं थे। उनका बड़ा बेटा यानी जो सोफिया का पिता था वो पोकर गेम में बहुत सारा रुपया हार चुका था और उसके दादा उसको ईयरली
जैसे 1000 पाउंड या कुछ देते थे, उसी पे उनका गुजारा चलता था। और जो छोटा बेटा था रॉजर, उसको उन्होंने अपना एक बिज़नेस, कैटरिंग बिज़नेस दे रखा था जिससे उसका काम चलता था। मूवी में ऐसा दिखाया गया है कि चार्ल्स सोफिया का केस इसीलिए लेता है क्योंकि वह उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था। लेकिन मूवी में बुक जो है, इसमें अगाथा ने बहुत ही अच्छे तरीके से चार्ल्स और सोफिया के बीच में जो एक अट्रैक्शन है, एक प्यार है, वो दिखाया है जो इस कहानी का दिल है। और मूवी में इसी को माइनस कर दिया। मूवी तो बहुत अच्छी है जो आप देख रहे हैं जिसका पोस्टर, लेकिन उसमें इस कहानी का दिल ही निकाल दिया गया क्योंकि चार्ल्स और सोफिया के बीच में कोई भी लव एंगल दिखाया ही नहीं गया है। खैर चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स जो है वो पहुंच चुका है अब सोफिया के दादा के उस मैंशन में, उस क्रिकेट हाउस में, जहां पर अठरंगे लोग रहते हैं, तरह तरह के लोग हैं, सबकी विचित्र विचित्र आदतें हैं, अजीब सी बात करने का तरीका है। लेकिन यहीं पहुंच के उसे ये केस सॉल्व करना है। सबसे पहले मुलाकात होती है उसकी जो मौसी, जो आंट रहती हैं सोफिया की, जिनका नाम एडिथ है। वो बताती हैं कि उनकी जो बहन थी वही पहली पत्नी थी सोफिया के दादा की। उनकी बहुत यंग एज में डेथ हो गई थी और तब से वो इसी घर में रहती हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि सोफिया के जो दादाजी थे उनकी आदतें अच्छी नहीं थीं और उन्हें डर था कि बच्चे भी कहीं उसी राह पे ना निकल पड़े। इसीलिए इनकी पैनी निगाह रहती है हर एक बच्चे पर, हर एक शख्स पे घर पे, कि कहीं कोई गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा है। फिर मुलाकात होती है चार्ल्स की सोफिया के पिताजी। सोफिया के जो पिता हैं बहुत ही कोल्ड हार्टेड टाइप के आदमी हैं। उनके पिता की मौत हो चुकी है लेकिन उन पे जैसे ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो कहते हैं कि जब पोकर में वो बहुत सारा रुपया हार चुके थे तब उसके पिता ने उसकी मदद की, लेकिन जैसे कुत्ते के गले में पट्टा डाल के रखा जाता है उसी तरह उसके पिता ने उसके लीश में रखा हुआ था। वो उन्हें पैसे तो देता था अच्छे खासे, लेकिन एक कंट्रोल था पिता का उनके ऊपर। सोफिया की जो माँ है वो बहुत बड़ी एक एक्ट्रेस है लेकिन बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस नहीं है। वो खुद रुपये देकर अपना एक प्ले, जैसे होता है ना प्रोड्यूस कराना, वैसी प्ले प्रोड्यूस कराती हैं, उसमें एक्ट करती हैं। सोफिया के पिता हिस्ट्री बहुत पढ़ते हैं, वो प्ले लिखते हैं, लेकिन दोनों ही अनसक्सेसफुल हैं। सिर्फ उनके दादा जो उनको पैसे देते हैं उन्हीं पर इनकी ज़िंदगी कटती है। रॉजर जो कि है सोफिया का चाचा, सोफिया का चाचा जो है वो भी बिज़नेस में बहुत अच्छा नहीं कर रहा, जो कैटरिंग बिज़नेस है। लेकिन यहाँ पर ये देखता है चार्ल्स कि किसी को भी पैसे की कमी नहीं है। इतना ज़्यादा रुपया था एरिस्टाइड लियोनाइट के पास कि पूरा परिवार खूब अच्छे से फल फूल रहा था। फिर चार्ल्स की मुलाकात होती है सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो इस कहानी का है, जोसेफीन जो कि बिल्कुल पतली दुबली और थोड़ी सी अगली लड़की दिखाई गई है। हम बच्चे तो अगली नहीं लगते, लेकिन हाँ उसे कहानी में थोड़ा अगली दिखाया गया है। और जो सोफिया की माँ है वो बेहद खूबसूरत है, सोफिया बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो थोड़ी निगलेक्टेड चाइल्ड है। इसीलिए वो घर भर में घूम के सबकी ईव्सड्रॉपिंग करती है, यानी कि सबकी बातें छुप छुप के सुनती रहती है। और उसके पास काफ़ी कुछ है बताने को चार्ल्स को। वह कहती है कि पुलिस बिल्कुल बेवकूफ़ है, वो ठीक से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही। इससे ज़्यादा जानकारी तो उसके पास उस डायरी में है जो उसने अपने पास रख रखी है। चार्ल्स बहुत कुछ पता लगाता है जोसेफीन से। वह बताती है कि किस तरह उसके चाचा जो रॉजर हैं वो बहुत ज़्यादा कर्जे में हैं और वह किस तरह दादाजी से पैसे मांग रहे थे। इस पे चार्ल्स को शक होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दादा ने पैसा देने से मना कर दिया हो और रॉजर ने उनके इंसुलिन में वो एसिडिन जहर मिला दिया हो। इसके लिए रॉजर से फिर से मुलाकात करनी थी। रॉजर बताता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, खून तो ब्रेंडा नहीं किया है। ब्रेंडा उनकी यंग वाइफ जो है वो जब से इस घर में आई, घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। और वह बताता है कि उसके पिता ने 2 मिलियन रुपए उसे देने का वादा भी किया था। वो बैंक का वो चेक भी दिखाता है जो उसके पिता ने उसे साइन करके दिया था। और रोते रोते रॉजर वह चेक फाड़ के फेंक देता है। वह कहता है अब उसे ये पैसे नहीं चाहिए। खैर आगे जाके ये बात भी खुलती है कि आखिर विल कैसी है, किसके नाम पर है। विल की जब बात आती है, उनका वकील जब विल लेकर आता है तो मालूम पड़ता है कि उनके दादा एरिस्टाइड ने उस विल पे सिर्फ साइन करने की एक्टिंग की थी, उन्होंने साइन ही नहीं किया था उस विल पे। और विल जो थी वो बिल्कुल कोरी थी। और जब कभी ऐसा होता है कि किसी को भी विल में कुछ भी दिया ना गया हो तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा का सारा पैसा उस मृत व्यक्ति की पत्नी के पास आ जाता है, यानी सारा पैसा ब्रांडा के पास आता। अब ब्रांडा के पास शक और गहरा जाता है
क्योंकि ये होता है कि हो सकता है ब्रांडा को ये बात पता है कि उसके पति ने साइन नहीं किया था, सारा पैसा उसे मिलना था। अब यहाँ पे घर में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन यानी कि बच्चों के ट्यूटर, जो जोसेफिन और उसका छोटा भाई है उसके ट्यूटर हैं और कह रहे हैं कि ब्रांडा का अफेयर चल रहा है मिस्टर ब्राउन से। जोसेफिन बताती है चार्ल्स को कि उसके पास कई लव लेटर्स हैं जो उसने छुपा के रखे हैं, जो कि इन दोनों ने एक दूसरे को लिखे थे, यानी मिस्टर ब्राउन और ब्रांडा ने एक दूसरे को लिखे थे। ये सुन के चार्ल्स को बहुत आश्चर्य होता है। ब्रांडा जो है बहुत ही ऐसी एक औरत है जो सिंपैथी कार्ड खेलती है, विमेंस कार्ड खेलती है और हर आदमी को अपने पाले में करना चाहती है। सोफिया चार्ल्स को आगाह करती है कि बिल्कुल भी वो ब्रांडा के कहने में नहीं आए, क्योंकि चार्ल्स को भी ऐसा लगता है कि जब वो ब्रांडा से मिलता है उसे इतना तरस आता है ब्रांडा के ऊपर कि उसे लगता है कि इससे बेचारी औरत तो कहीं होगी ही नहीं, और शायद एरिस्टाइड जो थे वो भी उसके इसी जाल में फंस गए थे। इतना ज़्यादा उसने अपने आप को बेचारा और दुखियारा बताया कि उन्होंने उससे शादी ही कर ली। उधर ब्रांडा चक्रव्यूह में फंसती जा रही है, क्योंकि जो इंजेक्शन इंसुलिन का उसने दिया था अपने पति को, उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट के निशान हैं। जिस बॉटल से उसने इंसुलिन ली थी उस पर भी उसी के फिंगरप्रिंट्स हैं। इसीलिए सबको शक है कि ब्रांडा ने ही अपने पति का कत्ल किया है। उधर जो इंसुलिन है और जो एसिडिन जहर है वो सबके पहुंच में था, क्योंकि इंसुलिन की जो बॉटल्स थी वो बाथरूम में रखी रहती थी और एसिडिन जहर जो उनको आई ड्रॉप में डाला गया था वो भी खुले में ही रहता था। तब चार्ल्स को लगता है कि ये बात कैसे मालूम पड़ी किसी घर के आदमी को कि एसिडिन जहर जो आई ड्रॉप है अगर वो इंसुलिन के इंजेक्शन में डाल दी जाए तो उस आदमी की मौत हो सकती है। इस पे बताती है सोफिया की 88 ईयर्स के जब उसके दादाजी हुए थे तो अपने बर्थडे पर उन्होंने एक सबको ये बात बताई थी कि अगर तुम लोग मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी जो आई ड्रॉप है उसको मेरे इंसुलिन में डाल देना और मुझे इंजेक्ट कर देना, मैं आराम से मर जाऊंगा। ये सुन के चार्ल्स को बड़ा आश्चर्य होता है। दरअसल जो एसराइट थे, जो उनके दादाजी थे सोफिया के, इनका इम्प्रेशन, इनकी जो लोगों के लिए बातें थी अच्छी नहीं थी। ये बहुत ही क्रूकेट टाइप के आदमी थे, सबको अपने पैसे के जोर पे नचाते थे, सबको कुछ बताते नहीं थे कि किसी ये कितना पैसा दे के जाएंगे। ये चाहते थे सब उनके इर्द गिर्द नाचें, और जो पैसे इन्होंने कमाए थे वो भी लीगल तरीके से नहीं कमाए हुए थे। काफ़ी इनके बिजनेस थे, कुछ कैसीनोज थे जो इलीगल तरीके से भी चल रहे थे। चार्ल्स को ये बात मालूम पड़ी थी कि जो इनके दादाजी हैं वो कंट्रोवर्सीज में भी फंसे रह चुके हैं, लेकिन वो इतने जाने माने, इतनी बड़ी हस्ती थे कि सारी कंट्रोवर्सीज उनके आगे छोटी पड़ जाती थीं। सोफिया को उसके दादाजी बहुत मानते थे, क्योंकि सोफिया उन्हीं की तरह पैसे को संभाल के चलने वाली, आगे बढ़ाने वालों में से थी और बहुत ही समझदार लेडी थी। सोफिया अपने घर में सब सदस्य का बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि उसकी जो मम्मी थी वो थोड़ी इल टेम्पर्ड थी, शराब बहुत पीती थी, हमेशा नशे में रहती थी और हाउसमेट्स को डांट डांट के भगा देती थी। तब सोफिया जो थी वो एक नैनी थी बूढ़ी, उनके संग मिलकर घर का सारा काम करती। चार्ल्स से देख के बहुत आश्चर्यचकित होता। उधर जोसेफिन रोज चार्ल्स को एक नई नई खबर देती। वह बार बार यही कहती कि पुलिस जो है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है। डिटेक्टिव स्टोरी के अकॉर्डिंग अभी तो एक कत्ल और होना चाहिए। ये सुन के चार्ल्स बहुत आश्चर्य में पड़ जाता है। तब जोसेफिन कहती है कि जितनी भी डिटेक्टिव कहानियां जोसेफिन ने पढ़ रखी हैं उन सब में जब एक कत्ल होता है उसके कुछ समय के बाद एक कत्ल और होता है। अब चार्ल्स को जोसेफिन के लिए बहुत डर लगने लगा था। उसके पिता उससे कह रहे थे कि जोसेफिन बहुत कुछ जानती है और अगर एक मर्डरर घर में खुला घूम रहा है इस तरह से तो हो सकता है जोसेफिन की जान को खतरा हो। इधर चार्ल्स किसी काम से शहर आता है। दरअसल शहर में एक वकील ने असली वसीयत का खुलासा किया था जो उसके पास थी, जिसमें ये जो एरिस्टाइड थे उनकी सिग्नेचर थी। इस वसीयत के हिसाब से मेजर जो प्रॉपर्टी का शेयर था वो सोफिया को मिलना था और थोड़ा बहुत शहर ब्रांडा को भी मिलना था। उन्होंने कहा था कि सोफिया ही एक ऐसी उनकी उत्तराधिकारी है जो बिल्कुल उनकी तरह है और उन्हें लगता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सोफिया के हाथों में बिल्कुल सेफ रहेगी। सब मजाक बनाने लगते हैं चार्ल्स का कि तुम तो करोड़पति होने वाले हो, तुम्हारी होने वाली पत्नी बहुत बहुत अमीर औरत होने वाली है। तब चार्ल्स सोफिया को ये बात बताने के लिए वापस उसी शहर में जाता है जहाँ पे उनका घर था, उनका मैंशन था।
वहाँ जाके इसको मालूम पड़ता है कि जोसेफीन के ऊपर हमला हुआ है और वो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है। किसी ने उसके सर के पीछे भारी चीज़ से वार किया है। बहुत घबरा जाता है चार्ल्स। इधर बताती है सोफिया चार्ल्स को कि उसे मालूम था कि मेजर प्रॉपर्टी जो है उसके दादाजी ने उसके नाम पे कर रखी है, और इसीलिए जब उस दिन वो होटल में मिलने आई थी चार्ल्स से तो इतना डरी हुई थी, क्योंकि उसे लगा था कि जब ये इस बात का खुलासा होगा कि ज़्यादा प्रॉपर्टी उसके नाम पे है तो सबसे पहला शक जो है वो सोफिया पे ही जाएगा। सबको यही लगेगा कि प्रॉपर्टी की लालच में आके सोफिया ने अपने दादाजी का कत्ल कर दिया। उधर जोसेफीन की हालत धीमे धीमे सुधर रही थी तो इधर पुलिस को वो लव लेटर्स मिल जाते हैं जो मिस्टर ब्राउन और ब्रांडा ने एक दूसरे को लिखे थे, और दोनों ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, क्योंकि उन लव लेटर्स में ऐसा खुलासा था जिसमें ब्रांडा लिख रही थी मिस्टर ब्राउन को कि बहुत जल्दी वो दोनों शादी के बंधन में बंध सकते हैं और बहुत जल्दी वो अपने पति से छुटकारा पा सकती है। इसी बिना पर दोनों गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और इधर जो थी जोसेफीन, इसकी हालत धीमे धीमे सुधरने लगती है। अब सबको यही लगने लगता है कि जो इसमें मेन थे अक्यूज्ड, जिसको सबको शक था कि ब्रांडा और मिस्टर ब्राउन ही अक्यूज्ड हैं, तो वो दोनों तो पकड़े गए। इसीलिए चार्ल्स भी सोचता है कि अब उसे भी लौट जाना चाहिए। हालांकि उसे बहुत ज़्यादा ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ब्रांडा ही आखिर असली कातिल निकलती है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो भी अब वापस लौट जाएगा। सोफिया भी जो थी अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रही थी। इन्हीं सब रिलैक्सेशन के बीच में एक दिन अचानक नैनी की मृत्यु हो जाती है। दरअसल वो जो जाल बिछाया गया था वो नैनी के लिए नहीं था, वो जोसेफीन के लिए था। इसका मतलब वो मर्डरर अभी भी घर में खुलेआम घूम रहा था। जोसेफीन को हॉट को चॉकलेट पीने को दिया गया था, लेकिन जोसेफीन का मन नहीं था पीने का। हॉट चॉकलेट पड़े पड़े टेबल पे ठंडा हो रहा था। नैनी को लगता है कि यह हॉट चॉकलेट बर्बाद ना हो जाए, इसीलिए वह वो चॉकलेट पी जाती है, और पीने के कुछ मीन्स आधे एक घंटे के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सब लोग जोसेफीन के लिए और चिंतित हो जाते हैं। जोसेफीन की माँ जो थी वो डिसाइड करती है कि जोसेफीन को वो स्विट्ज़रलैंड पढ़ने भेज देगी। यहाँ जोसेफीन जो है वो सेफ़ नहीं है। जो मर्डरर घर में खुलेआम घूम रहा है उसकी नज़र जोसेफीन पे है। जोसेफीन को ये घर में रहना अच्छा लगता था, उसे इन्वेस्टिगेट करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे इस घर से दूर जाना ही होगा। इधर नैनी की डेथ से सब हिले हुए थे और इस बात को कुछ दिन बीत भी गए थे। चार्ल्स को भी अब समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रांडा और मिस्टर ब्राउन जो असली अक्यूज थे जब वो जेल में हैं, तो अब आखिरी मर्डरर बचा कौन। उधर सोफिया के चाचा चाची दोनों इस जगह को छोड़ के अब बहुत दूर जाने के चक्कर में थे। वो लोग कह रहे थे कि बहुत ही अजीब सा घर है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं, उनकी सोच अच्छी नहीं है, और जब से वो यहाँ आए हैं उनकी थिंकिंग भी बहुत ख़राब हो गई है। इसीलिए वो शांति की ज़िंदगी जीना चाहते हैं और वह यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इन्हीं सब बहसों के बीच में अचानक वो जो आंट थी, जो मौसी थी, इनका नाम एडिथ था, जो सब पर बहुत नज़र रखती थी, वो अचानक कहती हैं कि वो जोसेफीन को लेके, जैसे वो स्विट्ज़रलैंड पढ़ने जाने वाली है, तो कह रही कि वो ना जोसेफीन और वो आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जाएं। जोसेफीन खुशी खुशी कार में उनके संग चली जाती है। आंट एडिथ जो थी वो कार ड्राइव कर रही थी और जोसेफीन उनके साथ गई थी। लगभग 15-20 मिनट हो जाते हैं उनको गए हुए, तभी एक अजीब सी खबर आती है। भागते हुए रॉजर आता है, उसका चाचा जो होता है सोफिया का, और बताता है कि कार का एक्सीडेंट हो गया है नदी के किनारे, और जो आंट एडिथ हैं और जोसेफीन दोनों की मौत हो गई है उसमें। इस बात से सारे लोग हिल जाते हैं। तभी अचानक सोफिया को याद आता है कि जब आंट एडिथ जा रही थी तो उन्होंने सोफिया से कहा था कि 2 चिट्ठियां उन्होंने उसके लिए लिखकर ऊपर रूम में रखी हैं। अचानक सोफिया को ये बात याद आती है और वह भागते हुए ऊपर कमरे में जाती है। जब वो एक पहली चिट्ठी उठाती है तो उसमें लिखा था कि मेरी ज़िंदगी अब बहुत दिनों की नहीं बची है। आंट एडिथ लिख रही हैं। वो कह रही हैं कि डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, मुझे कोई ऐसी बीमारी है, मैं कुछ हफ्तों की मेहमान हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि 2 बेकसूर जो हैं वो जेल में बंद रहें, और जो असली कसूरवार है वो कभी भी जेल जाए, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारा है। उन्होंने लिखा कि एक दिन उन्हें जोसेफीन की वो डायरी, वो ब्लैक बुक जिसमें वो सब कुछ लिखती थी, वो उन्हें गार्डन में पड़ी मिल गई, और उन्होंने जब उसमें पढ़ा तो उसमें जोसेफीन ने लिखा था, टुडे आई मर्डर्ड माय ग्रैंडफादर। जोसेफीन बेचारी जो निग्लेक्टेड चाइल्ड थी, अपना मन लगाने के लिए घर में कुछ कुछ करती थी। उसके दादा ने जब अपने बर्थडे पे ये बात कही थी कि जिससे मुझे छुटकारा पाना हो तो मेरी आई ड्रॉप को इंसुलिन में मिला दे,
उसने खेल खेल में ही वह आई ड्रॉप जो थी वो इंसुलिन में मिला दी और उसके बाद उसके लिए यह डिटेक्टिव नॉवेल जैसे इंटरेस्टिंग केस बनता चला गया। जब उसे ऐसा लगा कि कोई उसके ऊपर अब धीमे-धीमे ध्यान नहीं दे रहा या फिर एक मर्डर और होना चाहिए था घर में, तब उसने खुद को ही चोटिल कर लिया, वह एडमिट तक हो गई थी। और जब उसे ऐसा लगा कि अब कोई मज़ा नहीं रह गया इस केस में, 2 बेवकूफ़ लोग जो थे, वो तो गिरफ्तार कर लिए गए, जो कि बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे इस केस में। तब उसने ज़हर मिला के मीन्स वो एक स्टेप आगे चली गई और अपनी नैनी को ही मार डाला। आंट एडी तब समझ चुकी थी कि जोसेफीन जो है वो मेंटली फिट नहीं रह गई है। उसे अजीब सा नशा हो गया है कि वह पुलिस से भी तेज है, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लेवर समझ रही थी और कहीं वो आगे जाके एक सीरियल किलर ना बन जाए। इसीलिए उन्होंने बहुत ही समझदारी से जोसेफीन को अपने साथ बैठाया। वो नहीं चाहती थी कि जोसेफीन की आगे वाली ज़िंदगी जेल में कटे। इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ बैठाया, कार का एक्सीडेंट कर दिया और दोनों लोग उसमें मर गए। उन्होंने ये भी लिखा था कि ब्रेंडा और मिस्टर ब्राउन बिल्कुल बेकसूर हैं, सारी दलीलें दे के उन्हें तुरंत छुड़वाया जाए। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवल थी। अगर आप चाहें तो इसकी जो मूवी है वो भी देख सकते हैं, वो भी इक्वली इंटरेस्टिंग है। और आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।